नमस्कार दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा जो रिवीजन हो जाएगा आपका इसी क्लास में, ठीक है ना। हाँ जी, कि पूरा क्वेश्चन के सहायता से आपका जो है पूरा टॉपिक क्लियर होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि एक धातु के क्षण का प्रतिरोध जो है किसके अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। यानी जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए घनत्व पर निर्भर दोस्तों नहीं करता है। बाकी जो प्रतिरोधकता है, तापमान है, लंबाई है, इन सभी पर निर्भर करता है, लेकिन घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता, तापमान, लंबाई पर निर्भर करता है, घनत्व पर नहीं करता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध आर, चालकता रो, लंबाई यल और धातु के तार के क्रॉस सेक्शन जो है ए के क्षेत्रफल के बीच सही संबंध है दोस्तों। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, आर रो ए बराबर यल, यानी कि फार्मूला होता है आर बराबर रो यल अपान ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ऑप्शन सी वाला जो है आ जाएगा। तो आर रो ए बराबर हो जाएगा यल हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोधकों 2 ओम और 6 ओम को सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बैटरी द्वारा जो है आपूर्ति की जाने वाली शक्ति यानी कि पावर ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जोड़ा भी गया है। तो पहले भी बराबर होता है आई आर, भी का मान 12 दिया है, आई गुणे आर का मान दिया है 8 ओम हो जाएगा। सीरीज में दोनों जोड़ होते हैं तो 8 होता है। तो करंट का मान आएगा 3/2 एम्पियर। ठीक है, अब पी बराबर भी आई में रख देंगे। तो भी का मान दिया है 12, आई का मान आया है 3/2, तो अब आएगा तो उसको काट देंगे तो 18 वाट जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 2 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधक सीरीज में जुड़े हैं और यह 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। तो 6 ओम प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो धारा कितना आएगा, 1.5 एम्पियर आएगा। ठीक है ना, 12 बटा दोस्तों आप क्या करेंगे, 6 2 8 कर देंगे। तो 12/8 इसको काटेंगे तो 1.5 एम्पियर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उस चालक की पहचान करें जिसकी प्रतिरोधकता सर्वाधिक है। तो प्रतिरोधकता किसी सर्वाधिक है दोस्तों, पारा की जो है वो सबसे सर्वाधिक है। ठीक है ना, प्रतिरोधकता यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी जो है प्रतिरोध यहाँ पर लिखा गया है, सबका रजिस्ट्रिविटी लिखा गया है। ठीक है ना, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो प्रेरकत्व का मात्रक दोस्तों ऑप्शन ए हेनरी, हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रेरकत्व इस बात का माप है कि कोई चालक धारा में परिवर्तन का कितने प्रभावी ढंग से विरोध करता है। ठीक है, यह प्रेरकत्व होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा खतरनाक धाराओं के प्रवाह के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए आवश्यक है ताकि बिजली के झटके और उपकरणों को नुकसान के कारण दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन बी अर्थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल है। दो प्रतिरोध है, एक 20 ओम का, दूसरा 30 ओम का है, समांतर क्रम में जुड़ा है। यह संयोजन 8 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। 30 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन बी 0.24 एम्पियर यहाँ से इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, अब दोस्तों इसका आप जो मतलब नहीं लगा पाते हैं ऐसा सवाल तो बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसका। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, सबसे कम प्रतिरोधकता वाले चालक की पहचान करें दोस्तों। देखिए चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, आयरन। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों सबसे कम जो प्रतिरोधकता वाला चालक है वो कौन सा है, आयरन है। ऑप्शन नंबर डी वाला। सबसे अधिक जो है नहीं, सबसे कम प्रतिरोधकता यानी सबसे कम जो है लोवेस्ट रजिस्टिविटी कितनी किसकी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, चांदी की। ठीक है ना, यानी अगर पूछेगा कंडक्टिविटी किसकी कम है, चालकता किसका कम है, तो आयरन का होगा। ठीक है ना, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है चांदी और चांदी का जो रजिस्टिविटी होता है एकदम लो होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिल्वर सबका जो है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी का मान दिया गया है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे कम इसमें से किसका है दोस्तों, सिल्वर का, ये ऑप्शन ए नंबर का। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, B2 ड्राइंग बोर्ड का माप क्या है दोस्तों, परिमाप क्या है B2 ड्राइंग बोर्ड का। तो ऑप्शन बी 700 × 500 × 15। ठीक है ना, जो ऑप्शन ए वाला है 1500 × 1000 × 25 ये B0 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम B0 भी कहते हैं। ठीक है ना, या फिर आप D0 भी कहते हैं। ठीक है ना, D0 का 1500 × 1000 × 25, D1 का 1000 × 700 × 25, D2 का 700 × 500 × 15, D3 का होता है 500 × 350 × 15। ठीक है, जो D0 है इसका अन्य नाम है एंटीक्वेरियन, जो D1 है इसका नाम है डबल एलिफेंट, जो D2 है इसका नाम है एम्पीरियल और जो D3 है उसका नाम है हाफ एम्पीरियल। तो ये भी अपना नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्राइंग बोर्ड आमतौर पर आरामदायक और प्रभावी ड्राइंग के लिए 15 डिग्री से 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर में स्टोक एवं ब्लेड के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है,
तो टी स्क्वायर के बारे में आप देखिए, इसके बारे में टी स्क्वायर का उपयोग ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी या प्लास्टिक से बना है और टी आकार में होता है। ठीक है, टी के ऊर्ध्वाधर भाग को फलक कहा जाता है और टी के क्षैतिज भाग को हेड स्टैक कहा जाता है। सिर का किनारा एक समान स्तर का होता है और बोर्ड के किनारे से जुड़ा होता है। यहाँ पर फिगर भी उसका बनाया गया है टी स्क्वायर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए टी स्क्वायर का भी माप होता है। टी जीरो का होता है लंबाई जो है वो 1500 mm होता है। T1 का 1000, T2 का 700, T3 का 500 होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं आगे, अक्षरांकन में प्रयुक्त पेंसिल है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी HR2H। ठीक है ना, अक्षरांकन यानी कि लेटरिंग के लिए हम H या 2H का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पेंसिल जो है 18 प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो यानी कि पेंसिल में 3 प्रकार होते हैं, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड। तो हार्ड ग्रेड में 9H से लेकर 4H तक होता है। मीडियम ग्रेड में 3H से लेकर 3H, 2H, H, HB, B और F, ये मीडियम ग्रेड में आता है। सॉफ्ट ग्रेड 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए A4 शीट की छोटी भुजा और A3 शीट की लंबी भुजा का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर D 1:2 होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A0 का जो फ्रेंड्स जो विड्थ होता है, विड्थ और लेंथ होता है, A0 का होता है 841 × 1189, A1 का 594 × 841, A2 का 420 × 594, A3 का 297 × 420, A4 का 210 × 297 और A5 का होता है 148 × 210 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि IS 46/2003 के अनुसार A3, A4, A5 साइज की ड्राइंग शीट में बॉर्डर की चौड़ाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं 10 mm। ऑप्शन बी करेक्ट है, 10 mm होनी चाहिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मार्जिन लाइन। ठीक है ना, मार्जिन लाइन करेक्ट है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक कलाई घड़ी के संघटक यानी घटक को चित्रित करने हेतु किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी इनलार्ज्ड स्केल यानी कि बृहद पैमाने का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए अगर रिड्यूसिंग स्केल दोस्तों, तो RF का जो मान होगा, रिड्यूसिंग फैक्टर का मान होगा वो दोस्तों <1 होगा। और अगर इनलार्जिंग स्केल है, वर्धमान पैमाना है, तो जो RF का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। और फुल स्केल है दोस्तों, तो RF का मान 1 होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी प्रकृति के अनियमित वक्रों को बनाने हेतु जो है किस प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण है? तो फ्रेंड्स कौन सा इसमें से है? देखिए अनियमित वक्रों को बनाना है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका क्या है? फ्रेंच कर्व इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अनियमित वक्र को बनाना है तो ये होता है दोस्तों फ्रेंच कर्व। इसका आप देख सकते हैं यही होता है फ्रेंच कर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित सेट स्क्वायर युग्म में अल्फा कोण का मान क्या होगा? दोस्तों अल्फा कोण का मान होगा 60 अंश। ठीक है ना, 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट है, आयताकार होते हैं। क्या होते हैं? आयताकार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक समषटभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट है, 8 होती हैं। कितना? 8 होता है। ठीक है ना, कुल कितनी सतहें होती हैं? 8 होती हैं। अगला प्रश्न है, विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर हैं और विपरीत कोण बराबर हैं, परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। इसका सही नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर है। ठीक है, तो वर्ग में भी होता है, और देखिए वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के यानी कि आपस में जो अगल बगल होती हैं यानी कि ठीक है आमने सामने की, वो समांतर भी होती हैं। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि परंतु विकर्ण बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स लेकिन एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। तो वर्ग में तो विकर्ण बराबर होता है, आयताकार में भी जो है वो विकर्ण बराबर होता है। ठीक है ना, ट्रेपोजाइड में दोस्तों देखिए, ट्रेपोजाइड में क्या होता है? विकर्ण इसमें भी बराबर नहीं होता है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर होती हैं और विपरीत भुजाएं जो है यहाँ पर देखिए ऐसा क्या जो राइट आंसर होगा दोस्तों ना, इसका होगा ऑप्शन डी समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज इसका जो है राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, इसका एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है। अगला प्रश्न है, पतली रेखाएं कौन सी रेखा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, विस्तार रेखा और डायमेंशन लाइन यानी कि विमानकन रेखा। ठीक है, तो ये सभी पतली रेखाएं होती हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग हैं तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, लॉन्ग डैश्ड डबल डैश्ड थिन लाइन, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखाओं के प्रकार, ठीक है ना। तो रेखाओं के प्रकार देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोटे तौर पर 10 प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा टाइप जी, ठीक है ना। टाइप जी दोस्तों देखिए, जो टाइप जी है, ठीक है ना, अब देख सकते हैं कि वो थिन चेन लाइन होती है, श्रृंखलित पतली रेखा होती है टाइप जी। टाइप एच को दोस्तों कहते हैं थिन चेन लाइन विथ थिक इंड कहते हैं, ठीक है। टाइप जे होता है दोस्तों जो थिक चेन लाइन, ठीक है, थिक यानी कि मोटा। और टाइप के होता है दोस्तों थिन चेन डबल डैश्ड लाइन होता है टाइप के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसके बारे में चेन थिन लाइन डबल डैश लाइन के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक लंबी और दो छोटी रेखाओं वाली पतली रेखाएं होती हैं जो बारी बारी से और समान रूप से 6:1 के से 4:1 अनुपात में रखी जाती है, ठीक है। इनके 5 प्रकार होते हैं, K1 K2 K3 K4 K5, ठीक है ना। K1 दोस्तों आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स, K2 एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स, K3 सेंट्रोइडल लाइंस होती हैं, K4 जो है वो इनिशियल आउटलाइंस प्रियर टू फार्मिंग होती हैं, K5 पार्ट्स सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तृतीय कोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सम्मुख दृश्य के ऊपर, ठीक है ना। जो वस्तु का शीर्ष दृश्य बनाता है, जो टॉप व्यू होता है, वो हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर होता है, ठीक है ना। किसमें? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनंत होती है। दोस्तों अगर आप जो है CBT 2 का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसका मैंने दोस्तों थंबनेल में क्या लगाया हूँ, थंबनेल लगा दोस्तों कि मतलब अगर आप जो है CBT 2 का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ये थंबनेल लगा है तो जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सममितीय दृश्य में तीनों सममितीय अक्षों के मध्य कितना कोण होता है? दोस्तों तो ऑप्शन डी 120 अंश का होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है तो कैसा होता है? दोस्तों ऑप्शन सी ग्रीन होता है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेटिव साइंस ये सारी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत से आग लगने के कारण जो है कौन सा अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए ऑप्शन बी झाग प्रकार का नहीं करना चाहिए, फोम टाइप का नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए कार्बन टेट्रा जो है क्लोराइड प्रकार के हम प्रयोग कर सकते हैं, सैंड फील्ड टाइप प्रयोग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी केवल झाग प्रकार का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए अगर आग जो है पहला देख सकते हैं कि लकड़ी कागज कपड़ा में लगा है तो आप पानी से, रेत से, CTC और फोम से भी बुझा सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लास ए, ठीक है ना, क्लास ए कक्षा ए कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लास ए में आता है लकड़ी कागज कपड़ों में जब आग लगता है उसको कहते हैं क्लास ए का आग, ठीक है। और क्लास बी में क्या आता है दोस्तों? मिट्टी के तेल में, डीजल के तेल में, तो अगर लग गया, पेट्रोल में लग गया जो है आग लग गया तो उसको हम जो है कैसे बुझाते हैं? फोम टाइप से बुझा सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से भी उसको हम बुझा सकते हैं, ठीक है। तो अगर तेल में आग लगता है तो हम क्या कहते हैं? वो क्लास बी का फायर है, ठीक है। तीसरा में आ रहा है दोस्तों गैस में, अगर गैस में आग लगा हुआ है कहीं तो उसको हम बोलते हैं क्लास सी का फायर है, क्लास सी का फायर है। और उसको कैसे बुझाया जाता है? शुष्क पाउडर से और CCl4 से और कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं, ठीक है। अगला जो है दोस्तों वह धात्विक आग विद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रिकल आग लगा है, धात्विक आग लगा दोस्तों अगर, तो उसको हम क्लास डी का बोलते हैं, ठीक है ना, क्लास डी का आग बोलते हैं। उसको हम कैसे बुझाते हैं? हेलन से, CTC से, शुष्क पाउडर से और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। अगला है दोस्तों वनस्पति तेल व वसा संबंधित अगर आग लगा है तो उसको हम बोलते हैं क्लास के का फायर है, क्लास के का फायर है, ठीक है। इसको हम कैसे बुझाते हैं? वेट केमिकल से हम बुझाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आग के प्रकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए मिलान करना है, ठीक है ना। तो पहला क्या रंग प्रदर्शित है और सिंबल टाइप है, ठीक है, चिन्ह है। तो लाल को किसे मिलाएंगे? निषेधात्मक से मिला देना है, पीला को चेतावनी से और नीला को आदेशात्मक से और हरा को आपातकालीन स्थिति से बचाव, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पर मिला लीजिएगा, पहला का 3 है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहला का 3, बी दूसरा का 1, सी का 2 और डी का 4, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये सारे चीज़ यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर फिगर यहाँ पर है हर चीज़, ठीक है ना। पीला जो है चेतावनी का होता है, नीला आदेशात्मक होता है यानी कि मैंडेटरी होता है, सफ़ेद और लाल बॉर्डर वाला निषेधात्मक होता है, और हरा जो है ग्रीन वाला वो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटर ब्रेक परीक्षण को किसमें हम प्रयोग किया जाता है। वाटर ब्रेक परीक्षण को तो सतह की सफाई की जांच की जाए, वेरीफाई क्लीनलीनेस ऑफ सरफेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है वाटर ब्रेक टेस्ट, ठीक है ना। वाटर ब्रेक टेस्ट इज ए सिंपल मेथड यूज टू चेक द क्लीनलीनेस ऑफ मेटल सर्फेसेस स्पेशली बिफोर पेंटिंग, कोटिंग और बॉन्डिंग, ठीक है। किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अ क्लीन मेटल सरफेस अलाउज वाटर टू स्प्रेड इवनली इन ए कंटिन्यूअस फिल्म। ए contaminated or oily surface causes water droplets to build up due to surface tension, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत झटके के बाद कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। किस विधि में। ऑप्शन ए करेक्ट है, सेफर्स मेथड में लिटाया जाता है छाती के बल जमीन पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सेफर्स मेथड, ठीक है ना, इसको लिटाया गया है, छाती के बल लिटाया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन डैश अणु का उत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर ए यूवी की विकिरण की ऑक्सीजन पर क्रिया से जो है ओजोन का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर अल्ट्रा वायलेट रे पड़ता है दोस्तों, तो वो टूट जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन टूट जाता है तो दोनों अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। और जब इन दोनों पर जो है जब फिर से जब क्या करता है दोस्तों, क्रिया होता है, जब यूवी रेज पड़ता है तो ये O3 बना लेता है, तो ओजोन बन जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है किसको। एजी टांसले को दिया जाता है, एजी टांसले को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए क्या कर दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यह करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भौतिक स्थान जहाँ एक कंप्यूटर सूचना संग्रहित करता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन डी हार्ड डिस्क कहलाता है, क्या हार्ड डिस्क कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, जेपीईजी का क्या फुल फॉर्म है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेपीईजी का क्या होता है और जेपीजी का क्या होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरा ये पीडीएफ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, और कैसा लगा आपको क्वेश्चन, ऐसा ही और ढेर सारे दोस्तों वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है दोस्तों।